दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ अलजेब्रा। द नेम ऑफ चैप्टर इज अ सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को एक जगह पर रखते हो तो उसे हम लोग सेट कहते हैं। ओके हिंदी में इसे, जब मैं हिंदी मीडियम में था तो हम लोग इसे क्या कहते थे? समुच्चय कहते थे। ओके समुच्चय इन द सेंस वॉट एवर द ऑब्जेक्ट्स और गुड्स, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, कोई भी चीज होने दो, अगर आप उसको क्या कर रहे हो? कंबाइन मैनर में एक जगह पर रख के उसकी पढ़ाई कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? सेट की पढ़ाई करने से पहले आपको ना थोड़ा सा इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, सेट में ना आप कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं करोगे। और अगर किसी भी सेंटेंस में, सेट में, अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले रहे हो और उसमें एडजेक्टिव का यूज हो गया तो वो सेट कहलाएगा ही नहीं। ओके जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, दैट इज हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। मतलब क्या? एक गांव में खुश बच्चे। तो यहां पर बच्चे जो हैं कितने ज्यादा खुश हैं? थोड़े खुश हैं या फिर बहुत ज्यादा खुश हैं या फिर खुश है ही नहीं, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। तो जब भी यहां पर आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो आपको एकदम क्लियर आइडिया नहीं दे रहा है कि भाई बच्चे कितना खुश हैं, ओके तो इसका मतलब क्या? वो सेट नहीं कहलाएगा। इनडायरेक्टली कहने की बात यह है कि जब भी आप सेट की पढ़ाई करते हो तो उसमें एडजेक्टिव वर्ड आना ही नहीं चाहिए। ओके तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। ओके जो किसी भी संज्ञा के विशेषताओं को बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो कोई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे या फिर उसके फीचर्स को बताए। जैसे हम बोलेंगे कि ये किताब बहुत अच्छी है, तो यहां पर अच्छी वर्ड क्या हो गया? इट इज अ एडजेक्टिव। या फिर बोल देंगे कि भाई वो पर्सन बहुत बुरा है, तो इसका मतलब क्या? वो पर्सन बुरा है, तो यहां पर बुरा वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन वो पर्सन कितना बुरा है? बुराइयां तो सब में होती है, ठीक है, कोई कम बुरा होता है, कोई ज्यादा बुरा होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जब भी आपको क्लियर आइडिया नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, एक क्लियर आप परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते या फिर सोच नहीं सकते कि ये कितना बुरा है या फिर कम बुरा है, ये कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है, ये कितना खुश है या फिर कितना कम खुश है, तो इसका मतलब क्या? ये आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं दे रहा। तो सेट में ऐसी चीजों को हम लोग नहीं रखते। इसके लिए यहां पर क्या लिखा है? इसके लिए यहां पर लिखा है इट इज नॉट अ सेट। फिर एक और चीज है यहां पर, जरा समझने का कोशिश करना। क्या बोल रहा है? ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहां पर डिफाइन किया कि भाई वो बच्चा कौन से सब्जेक्ट में ब्रिलियंट है? नहीं डिफाइन किया। क्या ये डिफाइन किया कि वो कितना ब्रिलियंट है? भाई 20 में से कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 20 में से कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो ब्रिलियंट का लेवल कितना है यहां पर डिफाइन हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ बोल के छोड़ दिया कि भाई ब्रिलियंट है, अब तुम जानो। ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है? जब भी ऐसा होता है कि भाई ऐसा बोल रहा है कि मतलब कोई भी विशेषण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वो विशेषण से हम लोग को प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा है, वो एडजेक्टिव हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है कि कौन बंदा कितने लेवल का है। ओके तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट अ सेट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो सेट नहीं है। तो यहां पर ये दो एग्जाम्पल आपके सामने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दो एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ही आपके सामने एक ऐसा कोई सेंटेंस आता है जहां पर आप देखते हो कि आपको कोई एडजेक्टिव वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कह देने का कि वो सेट नहीं है। सेट का मतलब क्या? उसमें आपको उस चीज को देखने के बाद आपके माइंड में क्लियर इमेज होनी चाहिए। जैसे कि 1, हाँ पता है 1। लेट्स से एग्जांपल मैं बोलूंगा द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो मैं 2 से शुरुआत करूंगा 9 तक जाऊंगा। बिटवीन बोला है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके और कोई एग्जांपल आप लोग क्रिएट कर सकते हो यहां पर। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने आपकी किताब से उठा के 2 एग्जांपल यहां पर लिखे कि भाई खुश बच्चे किसी गांव के और किसी क्लासरूम के बहुत होशियार बच्चे, ये 2 हो गया। ओके हे झाले। आता अजून कोणते एक एग्जांपल आपण क्रिएट करू शकता जे सेट नसेल? जैसे कि हाँ दिस बुक इज गुड, तो ये सेट में आएगा ही नहीं। अरे कितना गुड है, कम गुड है कि ज्यादा गुड है, उसके बारे में कौन बताएगा? समझ में आया? तो इसके लिए ये भी सेट नहीं है। एनीथिंग एल्स? हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई ये बच्चा बहुत बुरा है, तो ये बच्चा बहुत बुरा है हम लोग ने बोल के खत्म कर दिया, लेकिन क्या हमने उसको सेट में रख सकते? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। भाई कितना बुरा है, कम बुरा है कि ज्यादा बुरा है? लेक्चर के बीच में मस्ती करता होगा तो शायद ज्यादा बुरा होगा, या फिर लेक्चर ध्यान से सुनता रहेगा, बाहर जाके मस्ती करता होगा तो कम बुरा होगा। तो कौन से लेवल का बुरा है, कैसा बुरा है, वी हैव टू डिफाइन देम। एंड अगर वहां पर एडजेक्टिव आ गए इसका मतलब वो सेट नहीं है। तो इसके लिए नीचे के डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है। सेट का एक और डेफिनेशन लिखा है, मतलब नीचे की लाइन में क्या लिखा है? नीचे की लाइन में डेफिनेशन, डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन कलेक्शन।
जब भी आप किसी ऐसे लोगों के ग्रुप को देखते हो, ऐसे नंबर्स के ग्रुप को देखते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के ग्रुप को देखते हो जिससे आपको उसके बारे में क्लियर आइडिया हो जाता है, ये नहीं कि ज्यादा कम, ओके, थोड़ा ज्यादा, वॉट एवर इट इज, ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहता। इसका मतलब नंबर 1 पे था, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। अब सवाल उठता है, हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 पे। यहां पर क्या बोला है, इफ स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक सेट है, एक ग्रुप है जिसका नाम है कैपिटल ए, सेट कैपिटल ए, और उस सेट कैपिटल ए में एक एलिमेंट का नाम है ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज एलिमेंट ऑफ, कर लगा, ओके। नेक्स्ट, एंड इफ इट इज नॉट, अगर ये छोटा ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अपने को क्या करना है, एक ई जैसा साइन बनाना है और उसको कट कर देना है। समझ में आया? तो ये कट कर दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये सेट होने दो, कोई भी सेट होने दो, बट इस सेट के अंदर में ये एलिमेंट नहीं आता है। समझ में आया सबको? ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब सेट के बारे में हम लोग ने समझ लिया कि भाई अपने को क्लियर कट आइडिया होगा कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट को समझते कैसे हैं। अब हम लोग इसे देखेंगे कि हम लिखेंगे कैसे इसे। तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। मेथड नंबर 1 दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड, त्याचं दुसरं नाव काय आहे, रोस्टर मेथड, ओके। लिस्टिंग मेथड आणि रोस्टर मेथड एकच आहे, फक्त नाव डिफरंट आहे, ओके। आणि सेकंड वन दॅट इज रूल मेथड आणि त्याचं दुसरं नाव काय, सेट बिल्डर फॉर्म। म्हणजे सिंपल शॉर्ट मध्ये काय, जेव्हा आपल्याला ते लोक पजल सारखा क्वेश्चन देत असतात, ओके। सी यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि ये जो ऐसा बोला है कि x इज अ कैन से एलिमेंट ऑफ ये सेट ए, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और फिर क्या बोल रहा है कि वो 1 से 10 के बीच का नंबर है। ये एरो साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो x है ना, ये कितने भी नंबर का ग्रुप होने दो, वो 1 से 10 के बीच में है और वो नेचुरल नंबर है। तो तुमको क्या दिया, हिंट दिया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको हिंट दे रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता रहा है कि भाई इधर बात कर रहा है 2 से लेके 9 तक के नंबर की, नहीं, ऐसा नहीं सांगता ते लोग। क्या बोल रहा है यहां पर, ऐसा बोल रहा है कि यहां पर आपको कुछ नंबर दिए हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और जो 1 और 10 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग को लिखना है। तो जब भी आपको हिंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे रूल मेथड यानी सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम में आपको देते हैं और इसमें से क्वेश्चन आता ही है, कोई भी स्कूल का उठा लो, इसमें से क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे, ओके। नेक्स्ट दैट इज लिस्टिंग मेथड यानी रोस्टर मेथड। तो इसमें कोई कुछ ऐसा हिंट देने का सवाल ही नहीं उठता, सीधा बोल देंगे कि भाई लेके जा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, हाँ ये है, सीधा नंबर के बारे में लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी वो आपको डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, ओके, जब डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो लिस्टिंग मेथड है। दे आर नॉट गिविंग यू कैन से सिंगल टाइप ऑफ हिंट, कोई हिंट नहीं दे रहे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, ऑन द स्पॉट जो भी है आंसर आपको दे दे रहे, इसका मतलब क्या है, वो लिस्टिंग मेथड है और रोस्टर मेथड है। लेकिन ऐसा फॉर्म या फिर ऐसा लिखने का तरीका सेट का जिसमें आपको वो चीज डायरेक्टली न देते हुए उसके बारे में बताया जा रहा है, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। यहां पर ये नहीं बताया कि भाई 2 से लेके 9 तक के नंबर के बीच का बात कर रहा है। आंसर मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि भाई कौन से नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से 10 के बीच में होते हैं। तो 1 से 10 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसको ऐसा ना लिखते हुए इन्होंने क्या लिखा कि जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और वो नंबर 1 से लेके 10 तक के बीच में है, ऐसा लिखा है। समझ में आ रहा? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रूल मेथड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। आता प्राइम नंबर म्हणजे काय? प्राइम नंबर का मतलब होता है जो केवल अपने पहाड़े में या फिर अपने टेबल में जाता है। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं रहेगा क्योंकि 9 3 के टेबल में जाता है। समझ में आया? अगर 10 से ऊपर जाए तो और भी तरीके के प्राइम नंबर मिल जाएंगे, 11 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। इनडायरेक्टली ऐसे नंबर जो केवल एक के टेबल में और खुद के टेबल में जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पर तुमको सिर्फ बोल के रख दिया कि भाई प्राइम नंबर, ओके। अब तुम जानो कि भाई 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं और उसको लिख लो। तो जब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हिंट दे रहा है, समझ में आ रहा है, आपको हिंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो रूल मेथड है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन
मान लो ऐसा हो रहा है कि जब आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया जा रहा है, ओके, लेट्स टेक एग्जांपल 3 5 7 9, आता है हा प्राइम नंबर नाही आहे. कशाला? बिकॉज 9 इज देअर. 9 3चा टेबलमध्ये येतात. इट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम वाला सीन. तो यहां पर किसकी बात हो रहा है? ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं. ओके, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोग को ये 1.1 में सीखना है. किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीथिंग एल्स? पहला वाला क्वेश्चन देख लो. तो यहां पर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोल रहा है? आई गेस यहां पर फॉलोइंग सेट जो है ना, आपको क्या करना है? रोस्टर मेथड में लिखना है. ओके, रोस्टर मेथड में इसको कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर मेथड में मैंने क्या बोला था कि आपको आंसर एकदम क्लियरली होना चाहिए. यहां पर आपको हिंट दिया है. क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर. सिर्फ इतना बोल दिया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि मतलब किधर तक जाना है, कितना जाना है, उसका कुछ प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आप कोई भी एक अल्फाबेट ले लो. अल्फाबेट लेने के बाद उसको कैपिटल लेटर में लिखो. लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं? ए ले रहा हूं. ठीक है, ए लेने के बाद अब यहां पर क्या होगा? ए लेने के बाद मैं यहां पर एक करली ब्रैकेट बनाऊंगा. करली ब्रैकेट बनाया. अब करली ब्रैकेट बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? आपको यहां पर नंबर लिखना है. ओके, तो यहां पर लिख दिया 2, फिर 4, 6, 8, लेकिन यहां पर डिफाइन नहीं किया है. यहां पर बोला नहीं कि भाई किधर तक जाने का. अब मालूम है दुनिया में इवन नंबर मतलब कितने होते हैं? हमको इवन नंबर हमारी सैलरी से पता होता है. किसके पास ज्यादा इवन नंबर होंगे, किसी के पास कम इवन नंबर होंगे. तो यहां पर जितना आपको लिमिट आता है उतना 4-5 इवन नंबर लिख के बाकी का हटा देना है. आपको क्या करना है? यहां पर डॉट 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 कर देना है. मतलब क्या? पिक्चर अभी बाकी है. मतलब ये बहुत आगे तक जा रहा है. अब मैं इतने छोटे से ब्रैकेट में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं भाई पूरा का पूरा वही लिख लूं. मतलब 2 लाख 3 लाख इवन नंबर लिख लूं. इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. समझ में आ रहा है? किसके पास इतना टाइम है? अगर उतना इवन नंबर लिख ले जाएगा तो पूरा साल बीत जाएगा. तो इसके लिए यहां पर क्या करना है? इसके लिए आपको सिर्फ एग्जामिनर को बताना है कि देखो भाई मुझे इवन नंबर मालूम है, दैट इज देयर विच इज देयर इन अ कमिंग अंडर द टेबल ऑफ 2. 2 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब वो इवन नंबर है, बट यहां पर वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेट ऑफ इवन नंबर, इवन एंड प्राइम नंबर. मतलब क्या? वो जो है ना, वो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए. तो पहले इवन को बाजू करो और फिर प्राइम को बाजू करो. इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है जो 2 के टेबल में जाए, वो इवन नंबर हो गया. प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए. तो यहां पर केवल और केवल ऐसा इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज कॉल्ड 2. तो कोई एक बड़ा सा अल्फाबेट लिख लो. मैंने यहां पर लिख लिया x और फिर यहां पर ब्रैकेट बना के यहां पर लिख लिया क्या? 2. 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 प्राइम है लेकिन इवन नहीं है. ओके, 6 क्यों नहीं हो सकता? 6 जो है इवन है लेकिन प्राइम नहीं है. तो दोनों कंडीशन किसी भी नंबर में अप्लाई नहीं हो सकती, केवल और केवल इसी में अप्लाई हो सकती है. किसमें? 2 में. 2 ही दुनिया का इकलौता ऐसा नंबर है जो अकेला इवन और प्राइम दोनों है. समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया, लिमिट सेट किया है क्या? यहां पर बोला है कि इतने नेगेटिव नंबर, उतने नेगेटिव नंबर नहीं बोला है ना. तो आपको क्या करना है? फिर नेगेटिव नंबर्स को फिर वो फॉर्मेट में लिखना है. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, आपको ना यहां पर नेगेटिव नंबर लिखते टाइम, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक अल्फाबेट लिख दे रहा हूं बड़ा वाला, कोई भी एम अल्फाबेट लिख दिया, चलो. लेकिन नेगेटिव नंबर 0 के इस तरफ होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 के इस तरफ होते हैं. समझ में आ रहा है? तो आप ना नेगेटिव नंबर लिखने की शुरुआत ऐसे करोगे. मुझे पता नहीं, शायद उर्दू में लोग इधर से इधर ही लिखते रहेंगे. ओके, उर्दू में उल्टा लिखावट होता है, तो वैसा ही कुछ करना है. मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में. तो मैं क्या करूंगा? यहां से चालू करूंगा 1, -1, -2, -3 और फिर एक और लास्ट नंबर लिख दो -4, डॉट मार के फिर ऐसा ऐसा कर दो. इसका मतलब क्या? मुझे नेगेटिव नंबर पता है कि क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स पता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं. और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं 4 यू कैन से नेगेटिव नंबर लिख के बाकी का मैं क्या कर रहा हूं? उसको कंटिन्यूएशन में रख रहा हूं. समझ में आया? अगर आपने शायद से कंसिडर कर लो कि आपने यहां पर डॉट मारा, मे बी एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स. क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जब भी आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो तो आप उल्टे तरीके से लिखते हो. ठीक है, 0 के इस तरफ से लिखते हो. समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है. अंडरस्टूड? ये तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नाउ 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम. ओके, तो अगर म्यूजिक सीखने कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूजिक बहुत ही डेप्थ में. यहाँ पर तो 7 सुर बताया गया, लेकिन इसमें भी और अलग अलग टाइप्स होता है. तीव्र होता है, मंद होता है, सप्तक होता है, बहुत सारी चीजें होती है.
लेकिन आपको आपके लेवल पे केवल 7 सुर का ज्ञान होना जरूरी है। तो 7 सुर क्या है, यहां पर हम लोग पहले कोई कैपिटल अल्फाबेट्स लिख देंगे, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल आर, चलो आर लिख दिया। आर लिखने के बाद अब उसके बाद क्या, आर लिखने के बाद अब उन 7 सुरों को लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज एस ए, दैट इज सा, ओके। सा के बाद फिर रे, बरोबर। नेक्स्ट गा, मा, पा, धा और ध, ओके, दैट इज ध, और लास्ट में नी, ओके। सारे गामा प ध नी। आप लोग को 8th स्टैंडर्ड में मालूम है एक लेसन था साउंड करके, ओके। तो साउंड में आपने देखा था, फिर आपने देखा था कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी होती है। इसमें नी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ओके, और जो सा की फ्रीक्वेंसी है कम होती है। अंडरस्टूड? तो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया है। अब मैंने जब इस लेसन को स्टार्टिंग में बताया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। आपको दिया है सिंबॉलिक में, आपको लिखना है किसमें, शब्दों में। तो कैसे लिखोगे, तो मैंने इसका मीनिंग बताया था। क्या ये क्या है, इज एलिमेंट, ओके। तो आप क्या लिखोगे, 4/3 इज अ होगा कि इज अ होगा कि एन होगा, एन क्यों होगा, थोड़ा इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं। यहां पर 2 ऑप्शन दे रहा हूं, देखो 4/3, एक तो अ होगा या फिर ए होगा। इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अब मुझे बताइए दोनों में से क्या होगा, ए होगा कि एन होगा, एन क्यों होगा, यस। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा है स्कूल लेवल में, आपने वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है। तो यहां पर आपको, यहां पर ये शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, वॉवल से। तो वॉवल से हो रही है, तो वॉवल में क्या लगता है, एन लगता है, ए नहीं लगता। समझ में आया? तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2, और ये इसका मतलब क्या है, इज नॉट एन एलिमेंट। लिख के काट मार दिया। समझ में आया? तो जब भी ऐसा होता है, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग कि यहां पर वो इज मतलब जो भी है इज एन एलिमेंट का वो जो साइन लिख के फिर कट मार दिया, तो आपको इसका अपोजिट कर देना है। क्या, दैट इज -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए ना, एन बराबर। यहां पर एन लिखा है ना, तो एन पे जाने का, ओके। तो जो सिंबल आपको दिया है उसी को फॉलो करिए। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या बोल रहा है, ऐसा p स्लैश मारा है, तो यहां पर ना थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट लिखना है। जरा लिखो इसको, दैट इज सेट p, हाँ इधर q है, तो यहां पर क्या होगा, अभी क्या है, क्या ध्यान, ओके। सो इट इज एलिमेंट्स ऑफ, यू कैन से सेट q। समझ में आया? थोड़ा देखते रहो, बीच बीच में भी ध्यान देते रहो। जरा चेक करना इसमें कुछ गलत है क्या, ओके फाइन। यहां पर कुछ गलत नहीं है, इसमें गलत था, दैट इज यू कैन से सेट q, ओके। यहां पर ये देखो ये वाला साइन दिख रहा है ना, तो वो आपको जरा समझना पड़ेगा, ओके। नाउ मूविंग अहेड, यहां पर बोला है p, फिर वो सेट का करली ब्रैकेट बनाया है, और सेट का करली ब्रैकेट बनाने के बाद क्या लिखा है, इज एन ऑड नंबर। तो उसको ना हम लोग को आधा इसने लिख के दिया, आधा हम लोग खुद लिखेंगे। जरा लिखिए, सो दैट इज सेट p is a set of all p's such that p is a odd number, is an odd number। समझ में आया सबको? अभी नेक्स्ट वाला बात करते हैं हम लोग, दैट इज, हाँ यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो मैंने यहां पर लिस्टिंग मेथड लिख के रखा है, ओके। लिस्टिंग मेथड मतलब ऑन द स्पॉट बोला है क्या, कि भाई देखो ये सब एलिमेंट्स के नाम बोलिए, एक रूलर है, एक बाद में फिर कंपास है, प्रोटेक्टर है, सेट स्क्वायर है। तो अब इसको हम लोग को थोड़ा हिंट देके लिखना है। तो हिंट देके कैसे लिखेंगे बताओ, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। तो लिखे जरा, दैट इज ए, एक्स जो है इसके एलिमेंट है, एंड दे आर टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। तो उसी को हम लोग को लिखना है यहां पर, इज अ टूल
ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स कळलं का? ओके, सो ज्योमेट्री बॉक्स आता आपण नाही वापरतात आहे. व्हेनेवर वी आर देअर इन अ 7th स्टँडर्ड ना, तधीपासून आपण वापरतात आहे. अजून काय असतात ज्योमेट्री बॉक्स मध्ये? बोला जरा की. स्केल, व्हेरी गुड. शार्पनर असतात काय? रबर असतात काय? पेन्सिल. सेट स्क्वेअर लिहिलंय ना मी? नाही लिहिलंय. हा, सेट स्क्वेअर लिहिलंय. डिवायडर. ओके, म्हणजे खूप सारे असतात. आता तर असे ज्योमेट्री बॉक्स आले ना, त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला पण देऊन टाकतात ते लोक. ओके, पूर्ण फॉर्म्युला म्हणजे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, हे सगळं फॉर्म्युला देऊन टाकतात. ओके, खूप सारे क्लास वाले प्रमोशन करतात ना तेव्हा. ओके फाइन. तो ये जो है आपको याद रखना है, ये सबके सब क्या है? ये सब ज्योमेट्री बॉक्स के टूल हैं. समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, मैंने इधर नंबर लिख दिए, लेकिन इस नंबर को मुझे हिंट में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये नंबर लिख दिए, तो यहां पर पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है. तो फिर मैं लिखूंगा क्या? नंबर लाइंस ऐसा नहीं. मैं पहले तो देखो, कोई बड़ा सा अल्फाबेट ले लो, कर्ली ब्रैकेट बनाओ, फिर ऐसा लिख दो x/x और ये बिलोंग टू आई. आई म्हणजे काय? मोठी आई, छोटी आई काय? इंटीजर्स मध्ये सगळे लोक येतात. कळलं का? दॅट इज नेगेटिव्ह नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, एवरीथिंग कम्स अंडर द इंटीजर्स. जब आप इंटीजर्स की पढ़ाई करते हो तो उसमें सब चीज हट जाती है. नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं. तो आई इससे बिलोंग कर रहा है. लेकिन और भी कुछ हिंट दिया है. ये जो नंबर है ना, स्पेसिफिक रेंज में है. कौन से रेंज में? जो आपका x है ना, वो किससे, मतलब किसके बीच में है? जरा देखो, -3n + 3. तो इसका लास्ट लोकेशन कहां पर है? लास्ट मतलब रेंज कहां पर है? ये मैं ऐसा लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू. ये साइन का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से देखना, ये एरो भी बना है और ये भी लिखा है. ओके, लेस देन इक्वल टू. अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ लेस देन लिख के 4 लिख सकते हो. आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो एक तो ये कर सकते हो, और दूसरा चीज क्या है? आप देख लो कि भाई क्वेश्चन में 3 दिया है ना, तो मैं ऐसा लिखूंगा 3 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू. ओके, एंड मोर देन इक्वल टू में क्या लिख सकते हो? मोर देन इक्वल टू में आप लिख सकते हो एट इज -3. देखो -3 है ना, एंड इक्वल टू. या तो ये कर सकते हो, या फिर दूसरा ग्रेटर देन -4. समझ में आया? तो ये यहां पर आपने क्या सीखा? यहां पर आपने सीखा कि भाई इन दोनों में फर्क है. दिस इज लेस देन, बट दिस इज लेस देन इक्वल टू. तो इसमें लेस देन इक्वल टू मतलब इसको भी लो. ओके, लेस देन इक्वल टू में. बट अगर यहां पर आप देखोगे ना, तो देखो इट इज x इज ग्रेटर देन -4. तो -4 मतलब -4 से बड़ा नंबर कौन है? -3, -2, -1. समझ में आया? तो ये दोनों साइन को आपको सीखना पड़ेगा. तो इट इज ओनली लेस देन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सिर्फ क्या है? लेस देन है. और ये क्या है? ये है लेस देन इक्वल टू, ऑल्सो इक्वल टू. कर लगा? समझ में आया सबको? किसी को इसमें कुछ डाउट? ओके, लिख लो. कोई एक बड़ा सा अल्फाबेट लिख लो. ओके, ए दिमाग में आ रहा है तो वो ए लिखेंगे. नहीं, ए नहीं लिखेंगे, अभी डी लिखेंगे. डी मेरा बहुत प्यारा वर्ड है, तो डी से लिखते हैं. ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या है? यहां पर क्या करेंगे? चैत्र. ओके, चैत्र. नेक्स्ट वैशाख, फिर बाद में ज्येष्ठ. ओके, ज्येष्ठ. फिर बाद में आषाढ़. ओके, फिर बाद में श्रावण. कोई कोई इसको श्रवण भी बोलता है. श्रावण, श्रवण, वॉट एवर इट इज. फिर बाद में भाद्रपद. ओके, भाद्रपद. फिर बाद में अश्विन. ओके, फिर बाद में कार्तिक. फिर बाद में मार्गशीर्ष. मार्गशीर्ष. नेक्स्ट पौष, माघ. आपके स्कूल में शायद ऐसा हो सकता है ना कि सबके पीछे ए वर्ड डाले. मैं यहां पर नहीं डाल रहा हूं, बट अगर स्कूल में लास्ट में ए डाल रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट. ओके, एंड लास्ट में क्या आता है? फाल्गुन. ओके, फाल्गुन का महीना लगभग मुझे लग रहा है फरवरी के आसपास आता है, जिसमें ठंडी गर्मी एक जैसी होती है. ठीक है, सो ये हो गया. नेक्स्ट वन. हाँ, क्वेश्चन देख लो. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में ना आपको क्या करना है? अक्षरों को पकड़ना है. ओके, ये एक शब्द है कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना या फिर और कुछ.
तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं x, फिर बाद में याद रखना कि एक लेटर केवल एक बार आना चाहिए। ओके, तो C हमने लिख दिया, याद रखना कि C लिख दिया है, O लिख दिया है, M लिख दिया है, P लिख दिया है, L, E, वापस से M लिखेंगे क्या? नहीं, एक सिंगल लेटर किसी भी सेट को लिखते टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर बाद में E भी नहीं लिखेंगे, फिर बाद में N लिखेंगे और T लिखेंगे क्या? यस। यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी शब्द को मैंने, किसी भी लेटर को मैंने वापस से रिपीट नहीं किया है। समझ में आया? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर बोल रहा है सेंसरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सेंस करने के लिए, तो यहां पर लिख लेते हैं सेंसरी ऑर्गन, एस से शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन में क्या करेंगे? सबसे पहले नोज, हाँ चलो नोज लिख लिया, फिर ईयर, ओके, फिर आईज, फिर बाद में टंग, फिर स्किन। करेक्ट, हो गया ना 5? समझ में आया? तो दीज आर 5 सेंसरी ऑर्गन। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अरे तीसरा ही कर दिया क्या पहले? नहीं नहीं, हो गया ना, हाँ। फिर बाद में सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। तो यहां पर देखो आपको 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि भले 2 इवन प्राइम है लेकिन प्राइम तो है ना। तो यहां पर क्या करोगे, जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्राइम नंबर। तो यहां पर प्राइम नंबर ना तो P से चालू कर लेते हैं, हाँ 2, फिर करेक्ट 3, फिर 7, फिर 9 होगा? नहीं 3 के टेबल में आएगा ना। फिर बाद में 11, हाँ 5 भी होगा बराबर, और 11 हो गया, 13, फिर 15, 17, फिर बस। ओके, तो ये प्राइम नंबर है जो 1 से लेके 20 तक के टेबल में आते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, महाद्वीप पूरे विश्व के। ओके, तो महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट तो सी से लिखते हैं। चलो, सी फॉर कॉन्टिनेंट, एशिया, फिर अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में यूरोप, करेक्ट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो ब्राजील वाली कौन थी रे? ब्राजील एक ये है, देश है। ओके ओके, अंडरस्टूड? नाउ कम टू द, यू कैन से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? इनको ना हमें रूल मेथड से लिखना है। ओके, अब यहां पर आपको आंसर बना के दिया है और आपको इसे रूल मेथड, मतलब आपको हिंट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख के आपको क्या क्लिक हो रहा है, कौन सा हिंट है? सबसे पहले ये हम लोग लिख लेंगे एक बड़ा वाला ए नहीं, इधर ऑलरेडी ए लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बेसिकली एक दूसरा लिख लेते हैं, दैट इज एक्स। हाँ, जो भी तुम्हारी मर्जी, तुम लिख सकते हो। तो यहां पर ना सबसे पहले ऐसा लिखो, एक्स स्लैश एक्स बिलोंग टू नेचुरल, सबके सब पॉजिटिव है ना, सबको अपनी लाइफ में यूज करते हो, भाई 1 रुपया भीख दे दे, 100 रुपया भीख दे दे, करते हो ना। तो यहां पर दीज आर बेसिकली नेचुरल नंबर। नेगेटिव में नहीं बोलते ना, भाई मेरे को -5 रुपया चाहिए, तो ऐसे नंबर जिसका आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, ओके, दैट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, सबके सब नेचुरल नंबर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये किसी न किसी के स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। ओके, अंडरस्टूड? तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हम लोग को उसका कुछ एक फॉर्मूला टाइप लिखना है। तो फॉर्मूला टाइप हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज n बिलोंग टू, ये ऐसा तो लिख दिया, उसके बाद ऐसा बिलोंग टू n स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर, और उसके बाद ये सारे के सारे नंबर किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। बट कोई तो रेंज डिसाइड, इधर वो रेंज क्या है, 1 से लेके 10 तक के बीच में। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x यहां पर लिखना, 2 एरो ऐसे मारना। ओके, एरो मारने के बाद फिर यहां पर क्या लिखोगे, 10। 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम नंबर को रख के फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 10 एंड मोर देन इक्वल टू 1। समझ में आया? ये आपका हो गया पहला हिंट वाला क्वेश्चन तैयार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रूल मेथड। अब ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, समझ में आया? अब यहां पर देखो, ये देखने पर आपको क्या लग रहा है, ये कुछ है, इनमें कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन हो सकता है?
सबके टेबल सिक्स के टेबल है ना, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो पहले ऐसा लिखूंगा x/x बिलोंग टू, यहां पर ये सारे के सारे ना 6 के टेबल है, तो मैंने क्या लिख दिया 6। अब आप इनको, इन नंबर को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर नहीं है। n मतलब n का पहाड़ा, 6 के पहाड़े मतलब n, तो यहां पर क्या है 6 और n, इसकी जगह पे आप नंबर रखोगे और नंबर रख के आपको आंसर आएगा। मान लो कि मैंने n की जगह 1 रखा तो 6 1 जा 6, n की जगह 2 रखा तो 6 2 जा 12, ऐसा सारे के सारे नंबर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर बाद में वही वाला काम, एक ऐसा एक ऐसा। शुरुआत कहां से हो रही है, लेस देन इक्वल टू से हम लोग करो, तो n किसके बीच में। अब यहां पर 48 मत लिखना, कितने नंबर पे वो आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर रखने पर 6 के टेबल में 48 आता है, बताओ। 8 जा बराबर, और कौन सा नंबर रखने पर 6 के टेबल में 1 आता है, 1 जा। समझ में आया, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यही आंसर हो गया। अब ये बताओ कि ये लेटर देख के आपको कोई ऐसे शब्द की याद आती है, स्माइल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ लिख दो, दैट इज WY/Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। और कोई बन सकता है क्या, और कोई शब्द बन सकता है इससे, माइल नहीं, एस कहां पर है उसमें बाबा, सबके सब आने चाहिए, तो इतना सर नहीं फोड़ने का भाई। हाँ स्लाइम, हाँ बन सकता है, स्लाइम बन सकता है, और मिसाइल बन सकता है ना, मिसाइल में क्या होता है, MISSILE, बन रहा है ना। हाँ तो रिपीट हो रहा है, होने दो ना, ओके रिपीट करो, कितनी बार, एक शब्द को 10 बार करो, एक लेटर को 10 बार करो, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये क्या है, अभी इसको देख के क्या याद आती है, वीक है, डेज इन अ वीक, तो ऐसा लिखने का, अभी कौन सा अल्फाबेट लो, जे, हाँ कब से जे चिल्ला रही थी, हाँ तो जे, और क्या, स्मॉल अल्फाबेट A, आर द डेज, आर डे, द नहीं लिखूंगा, इसमें बार बार कंफ्यूज होता हूं मैं, डेज ऑफ द वीक, समझ में आया, ये किसी सप्ताह के दिन हैं, अंडरस्टूड, सबके सब दिन आ रहे हैं ना इसमें। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या शब्द बनेगा, टी बन सकता है, ईट बन सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, हाँ 8, हाँ बरोबर 8 भी होएगा, उसका पास्ट टेंस होता है ना 8 का, हाँ ठीक है। तो यहां पर अभी कौन सा अल्फाबेट लूं, एस, चलो ऐसा लिखने का, वाई वाई आपकी मर्जी, आप कुछ लिख सकते हो, इज अ लेटर ऑफ वर्ड टी, स्मॉल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल 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 स्मॉल, तुम्ही लोक काय पण लिहू शकता, मी टी लिहितो, मला टी आवडत है,